वेलकम टू फैक्ट्स एंड फंडास। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो है एटमॉस्फेयर एंड द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसका स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स दैट हैज लाइफ। ठीक है, तो अर्थ ही सिर्फ ऐसा प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में जहां पर लाइफ है। तो लाइफ क्यों है, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, तो हम देखते हैं। वन ऑफ द रीजंस व्हाई लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट इज एन एनकम्पासिंग ब्लैंकेट ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है गैसेस का। ठीक है, ब्लैंकेट है गैसेस का जिसकी वजह से, जिसने पूरी अर्थ को एनकम्पास कर रखा है, मतलब पूरा उसको चारों तरफ से घेर रखा है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर लाइफ है। ठीक है, it is like a blanket of air that protects the earth from the harmful rays of the sun। ठीक है, अब हमारे चारों तरफ कुछ गैसेस की लेयर है, एक ब्लैंकेट है जिसने हमको प्रोटेक्ट कर रखा है। किससे प्रोटेक्ट कर रखा है, हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ठीक है, तो जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है हमारा एटमॉस्फेयर। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द टेम्परेचर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इट कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अदरवाइज अर्थ वुड हैव बीन ईदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। और अगर टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा या बहुत ही लो होगा तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है और वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स ऑक्सीजन। आपको पता है ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन गैस की वजह से ही हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, विच इज एसेंशियल फॉर एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल ब्लैंकेट इज केप्ट इंटैक्ट अराउंड द प्लैनेट बाय अनदर इनविजिबल एंटिटी कॉल्ड ग्रेविटी। अब देखो, एटमॉस्फेयर को भी हम देख नहीं सकते, वो भी इनविजिबल है। ठीक है, और एक और चीज है जो इनविजिबल है, वो है ग्रेविटी। आपको पता है ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, कि जो चीजों को अर्थ की तरफ खींच के रखता है, एक फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ रुका हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे को ये पता चल गया कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या क्या काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो नंबर 1 पॉइंट, ब्लैंकेट ऑफ गैसेज है। ठीक है, नंबर 2, हार्मफुल रेज ऑफ द सन से हमें बचाता है। तीसरा, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। चौथा, हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, और वो उसको कौन पकड़ के रख रखा है, किसने उसको पकड़ के रख रखा है, ग्रेविटी ने। तो ये हमें पता चल गई एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन मतलब उसमें क्या क्या है उसके अंदर। द एटमॉस्फेयर इज अ कलरलेस, ओडरलेस। कलरलेस मतलब उसका कलर नहीं है कोई, ओडरलेस मतलब कोई स्मेल नहीं है, लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, तो वो बात वापस आ गई कि इस एक ब्लैंकेट की तरह इसने अर्थ को सराउंड कर रखा है और उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, लेयर ऑफ गैसेस हैं। Nearly 99% of the atmosphere consists of nitrogen, जो गैस है 78% सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन 21%। The other gases include कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गॉन एंड अ फ्यू अदर। ठीक है, तो मेन गैसेस आ गई हमारी, नाइट्रोजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 पे। उसके बाद में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी गैसेस और हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गॉन है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में और भी कोई चीजें हैं, वो है वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक। तो इन सब चीजों को मिला करके हमारा एटमॉस्फेयर कंपोज होता है, बनता है। देखिए जैसे ये पाई चार्ट में दे रखा है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड बाकी में हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस, प्लस जो हमारा डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो हमारा स्मोक है। ठीक है, और तीसरा था वेपर। ठीक है, नेक्स्ट, the atmosphere is thicker and heavier near the surface of the earth and becomes less dense with an increase in the height above the sea level। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो उसकी थिकनेस है एटमॉस्फेयर की वो कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने उसको पकड़ के रख रखा है। तो जब अर्थ की सरफेस के जितना पास होगा तब वहां पर एटमॉस्फेयर ज्यादा हैवी होगा और ज्यादा डेंस होगा, थिक होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, हाइट बढ़ेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, पर डेंसिटी कम हो जाएगी। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एयर इन प्लेस अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल जो है उसने उसको रोक के रखा हुआ है, तो अर्थ की सरफेस के पास में वो थिक होता है। द एटमॉस्फेयर देयरफॉर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स वेट। ठीक है, सॉरी।
Now, the atmosphere exerts a force of about 1 kg on each square centimeter of the earth. About 99% of the atmosphere is found within 32 किलोमीटर above the earth surface. तो जो अर्थ की सरफेस से ऊपर तक जो 32 किलोमीटर का एरिया है, सबसे ज्यादा 99% एटमॉस्फेयर वहीं पर हमको मिलता है. तो शुरू के जो 32 किलोमीटर है वहां पर हमारा 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस. अभी जो गैसेस हमने पढ़ी थी इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इनकी जरूरत है हमको. द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर इंपॉर्टेंट इन वेरियस वेज. सबसे पहले है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन 78% है, सबसे ज्यादा. इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग बींग्स. ठीक है, तो सबसे पहले उनकी ग्रोथ के लिए वो जरूरी है. सेकंड ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के तो हम जी नहीं पाएंगे. कलरलेस है, ओडरलेस है. इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्रेवलेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, 21%. लिविंग बींग्स ब्रीथ इट टू लिव. हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ओजोन O3 इज प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. ठीक है, तो अब ये ओजोन जो है, ये ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2. ठीक है, O2, और ओजोन को लिखते हैं O3. तो ये ऑक्सीजन का ही पार्ट है. ठीक है, फॉर्म है एक. तो जो O2 होती है वो तो हम ब्रीद इन करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ के लिए. और जो O3 है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है और वो क्या करती है, हमें जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, तो ये ओजोन की इंपॉर्टेंस आ गई. नाउ द थर्ड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड विच एग्जिस्ट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन अ कलरलेस ओडरलेस गैस. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. अब जैसे हमें पता है कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनको करना होता है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, तो उनको क्या क्या चाहिए होता है, उनको सन चाहिए होता है, उनको वाटर चाहिए होता है, उनको CO2 चाहिए होती है, और CO2 लिविंग बींग्स उनको दे देते हैं क्योंकि हम रेस्पिरेशन में उसको बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स. कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन क्रिएटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट. विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट वुड बी टू कोल्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो अर्थ की हीट है ना उसको ट्रैप करके रखती है, रोक के रखती है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा कि जो गैस एक बार अंदर आ गई वो ट्रैप हो जाती है, तो क्या होगा, अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, टू कोल्ड, और फिर लाइफ को एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, अब आगे चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज वाटर वेपर. Water vapor is constantly generated by evaporation and removed from the atmosphere by condensation. Evaporation हमें पता है जब पानी हवा में उड़ जाता है भाप बन के गर्मी की वजह से, and condensation जब वो ठंडी जगह पे जाके रुक जाता है और वो क्लाउड्स बन जाता है और फिर रेनफॉल होती है. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर फॉल्स ऑन अर्थ एज रेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्रीकल्चर एंड इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. ठीक है, हमें खेती करने के लिए, प्लांट्स क्रॉप्स ग्रो करने के लिए चाहिए, और साथ में हमें फ्रेश वाटर भी चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें फ्रेश वाटर का सोर्स चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए. ठीक है, सो वाटर वेपर एक कॉम्पोनेंट हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर कैसा है उसका. द एटमॉस्फेयर इज 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स. ठीक है, 5 लेयर्स हैं इस तरह से एटमॉस्फेयर की. दे आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. तो अब सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नीचे होता है. द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो अर्थ के सबसे करीब है, सबसे नीचे है. इट protects us from the heat of the sun during the day and keeps the earth warm at night. ठीक है, तो ये क्या करता है, हमें बहुत ज्यादा अगर सन की हीट होती है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है और वार्म रखता है हमें नाइट में. अदरवाइज planet would have been either become very hot or very cold. ठीक है, now this is the densest layer of the atmosphere and it thickness varies from 8 किलोमीटर over the poles to 18 किलोमीटर over the equator. ठीक है, तो इसकी थिकनेस वेरी करती है. 8 किलोमीटर कहाँ पर है, पोल्स पे ऊपर. ठीक है, जैसे जैसे हमने कहा था ना ऊपर जाएंगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है जो कि 18 किलोमीटर. ठीक है, इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी 165 मीटर हायर देन वी गो बिकॉज द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिनर. दिस इज कॉल्ड द लैप्स रेट. अब ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज लैप्स रेट. तो लैप्स रेट ये होता है कि जैसे जैसे आप 165 मीटर की हाइट पे ऊपर गए, ठीक है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा. ठीक है, इसको कहते हैं लैप्स रेट. क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी हाइट के साथ साथ, और टेम्परेचर भी डाउन होता जाएगा, और 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है 165 मीटर जितना आप ऊपर जाते हैं, तो उसको लैप्स रेट कहते हैं. नाउ ऑल वेदर फिनोमिना सच एज क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म्स अकर इन द लेयर. तो ट्रोपोस्फियर में सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, तो ट्रोपोस्फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Next layer is the stratosphere. It is the second major layer of the Earth's atmosphere.
इन दिस लेयर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन द लोअर पार्ट बट इंक्रीजेज एज वी गो हायर। ठीक है, तो जो लोअर पार्ट पे इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? दिस इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज बाय द ओजोन प्रेजेंट हेयर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन गैस की प्रेजेंस है, तो ये ओजोन गैस क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, द स्ट्रेटोस्फेयर हैज ऑलमोस्ट नो क्लाउड्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ठीक है, कमर्शियल एयरलाइंस नॉर्मली फ्लाई इन दिस लेयर सिंस देयर इज नो टर्बुलेंस। तो कोई यहाँ पे टर्बुलेंस नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, कोई वेदर फिनोमिना अकर नहीं हो रहा है, तो इस वजह से जो भी कमर्शियल एयरलाइंस होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करती हैं। Now, ozone density increases in this layer with the highest concentration being 30 किलोमीटर. This layer is also known as ozonosphere. तब आपके क्वेश्चन आ सकता है कि किस लेयर में ओजोनोस्फीयर है। तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर क्या होता है, ओजोन का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, 30 किलोमीटर पर, तो उस पूरी लेयर को ही हम ओजोनोस्फीयर कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ओजोन की डेंसिटी है। नेक्स्ट आता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, this layer extends from the top of the stratosphere up to a height of 80 किलोमीटर above the earth। तो अर्थ से ऊपर 80 किलोमीटर तक जो है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर से 80 किलोमीटर तक जो लेयर है वो है हमारी मीजोस्फीयर। दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर above the earth। Since the density of the air decreases as we go higher in the mesosphere, the layer has the lowest temperature in the atmosphere, as low as -100 डिग्री सेंटीग्रेड at the end of the layer। तो इस लेयर के जो सबसे एंड में टॉप पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है और वो है -100 डिग्री। ठीक है, मोस्ट मीटियोर्स फ्रॉम स्पेस बर्न अप इन दिस लेयर। और इस लेयर में क्या होता है, जो भी मीटियोर्स आपको स्पेस में से आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो वो मीटियोर्स जो है वो बर्न हो जाते हैं इस लेयर में एंटर करते टाइम। कौन सी लेयर में? मीजोस्फीयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोस्फेयर। दिस लेयर above the mesosphere is called thermosphere। तो मीजोस्फीयर के ऊपर आती है अब थर्मोस्फेयर। In this layer, the direct solar radiation causes the atomic particles to be charged to the temperature as high as 1750 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1750 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इतना हाई रहता है। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस आते हैं। ठीक है, तो जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड द आयोनोस्फीयर। ठीक है, तो थर्मोस्फीयर के अंदर जो एक लेयर है वो है आयोनोस्फीयर। उसको आयोनोस्फीयर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयोन्स विच हेल्प इन ट्रांसमिटिंग कम्युनिकेशन सिग्नल्स। तो जो भी हमारी सैटेलाइट्स हैं जिनसे हमें सिग्नल मिलता है, चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग का हो, चाहे वो हमारे टेलीविजन हो, रेडियो हो, जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, तो वो सारी सैटेलाइट्स का जो सिग्नल है वो हमें आयोनोस्फीयर में मिलता है। ठीक है, communication satellites orbit in this layer। this helps in transmitting the signals back to the earth। तो सारी communication satellites हमारी यहाँ पर हैं, आयोनोस्फीयर यहाँ पर है और हमारी सैटेलाइट्स यहाँ पर है। कौन सी लेयर में? थर्मोस्फीयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये है एग्जॉस्फीयर, जो लास्ट लेयर है हमारी exosphere। It is the uppermost layer of the atmosphere। Temperature increases with altitude in this layer because of the solar radiation and can exceed 4000। तो बहुत ही ज्यादा हॉट होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है because of the solar radiations and temperature is around 4000 degree centigrade। While hydrogen and helium are the main gases in this layer, they exist only in very small quantities। This is because of the absence of gravity। तो जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटी कम हो रही, तो यहाँ पे सबसे जो लाइटेस्ट गैसेज है हाइड्रोजन और हीलियम, ये यहाँ की मेन गैसेज हैं और ये पर स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ी सी मिलती हैं। पर क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जॉस्फीयर हो गया हमारा। तो इस तरह से डायग्राम में भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डायग्राम में लेयर आती है वो है हमारी सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फीयर, उसके बाद में थर्मोस्फेयर और उसके बाद में ये एग्जॉस्फेयर। तो ये सारी हमारी लेयर्स आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्लो चार्ट में भी सारी पॉइंट्स वो मेजर दे रखे हैं जो भी हमने अभी पढ़े हैं। तो इस तरह से अगर आप चार्ट बनाना चाहिए, फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, एक टेबल बनाना चाहें, तो इस तरह से सारे मेजर पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, वो आप एक बार देख सकते हो और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे सारे लेयर्स। अब हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है। द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट दैट सराउंड्स द अर्थ एंड कीप अवे ऑल द हजार्डस एंड डेडली रेडिएशन सच एज द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज ऑफ द सन। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारी अर्थ को बचाता है। हमारी अर्थ को किससे बचाता है, हमारी अर्थ को बचाता है ये जो भी रेडिएशंस हैं, जो भी हार्मफुल रेडिएशंस हैं जो सन से आ रहे हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे, इंफ्रारेड से और अल्ट्रावायलेट से, इन दोनों से हमको अर्थ को बचाता है। एक तरह का हमारा प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प्स मेंटेन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस एट अ कंफर्टेबल 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अदरवाइज अर्थ या तो बहुत हॉट हो जाएगी या बहुत कोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो एक एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करता है ये एटमॉस्फेयर विच इज अराउंड 15 डिग्री। इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और heat from the warm equators to the cold, mild and high latitudes and for water vapor through the process of air circulation, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है कि जो आपको पता है कि एयर करंट्स जो मूव करते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाते हैं और जो वार्म एयर राइजेज अप, तो इसकी वजह से ये सर्कुलेशन होता रहता है एयर का, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एयर सर्कुलेशन। तो एयर सर्कुलेशन इज सपोर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज अ रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी मेन गैसेस हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए चाहिए, ऑक्सीजन हमें हमारी ब्रीदिंग के लिए चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट्स को, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारा भी सर्वाइवल नहीं होगा, ठीक है। तो सारी जो इंपॉर्टेंट गैसेज है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम बीइंग grounded by meteors that burn up due to the friction within it and do not reach the earth surface, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था जो भी मेटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करने लगते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं। अदरवाइज अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डायरेक्टली वो अर्थ को हिट करने लगते हैं, जो कि हार्मफुल होता, ठीक है। नेक्स्ट है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। The water SDGs related to climate action. According to the UNICEF report, about 90% of the world's children breathe poisonous air every day and air pollution is amongst the highest in the children. तो जो हमारी एयर है वो उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो उसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी डिजीजेस भी आ गई हैं। There is an urgent need for both the central government and the state government to act in tandem to check the decreasing quality of the air from becoming a catastrophe. Individuals can also play important role in this regard. तो हमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना है और बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में चेंजेस लाने हैं जिससे कि हम इस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं, जैसे हम कारपूल कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर सकते हैं, हम रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं कि हम AC नहीं यूज करें, ठीक है। हम इस तरह का कोई विंड एंड वाटर सर्कुलेशन रखें हमारे घरों में, वाटर हार्वेस्टिंग करें जिससे कि एसीज का कम यूज हो, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं वो कम हो जाए, ठीक है। उससे एयर पोल्यूशन कम होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये करना है। तो ये मेजर पॉइंट्स भी इसमें हमने सारा कर लिया है, कॉम्पोजिशन कर लिया है, इंपॉर्टेंस कर ली है, स्ट्रक्चर कर लिया है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर कर लिया। तो ये मेजर पॉइंट्स हमने कर लिए हैं, सारे हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जो था हमारा स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, या आप कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और इस तरह से हम आगे चीज़ों को लेके जाएंगे। तो अब अभी के लिए तो वीडियो हम एंड करते हैं। तो आप ये चैप्टर रिवाइज कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम पूरा सारा मॉडल्स लेके आएंगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स का और इंग्लिश स्पीकिंग का, एंड वी विल डू मेनी वीडियोज रिलेटेड टू CBSE ऑल्सो। जो भी हमारा NCERT का सिलेबस है, IGCSE का सिलेबस है, वो सारा हम कवर करेंगे।